नमस्कार सभी को। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको लेक्चर 3 और इसके बाद एक लेक्चर और है और आपके लिए यहाँ पे 15 मार्क्स का तैयारी हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम ये जानने वाले हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। फिर मैं उसके एस्पेक्ट बताऊँगा आपको कि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी जो आपके एजुकेशन की वजह से जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा उसके थ्रू जो आपकी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी आएगी वो कैसे आएगी, उसका क्या क्या रोल है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें हर सब्जेक्ट में इस हिसाब से चलना है कि जो भी हम चीज़ पहले पढ़ेंगे हमें उन शब्दों के पहले मतलब जानना है। हमें मेन चीज़ ये है हेडिंग के मतलब जानना है, जो हेडिंग है उसके मतलब हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम उसके ऊपर लिख पाएंगे कुछ अपने मन से बना के। जो हम वहाँ पे आंसर लिखने वाले हैं वो अगर अपन अपने मन से बना के भी लिखना है तो हमें मतलब पता होने चाहिए। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो हमारी एजुकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन। तो हमारी जो एजुकेशन है ना उसका जो सबसे मेन उद्देश्य है वो है कि आपको कौशल प्रदान करना, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज देना, लाइफ के बारे में। और जो कि जैसे रहता है पेट्रोटिज्म की जो फीलिंग होती है उसको अपने अंदर जगाना, जिम्मेदारी के बारे में, आपको मतलब आगे का जो आपका जीवन होने वाला है उसको जीने के आपको तरीके बताना कि आप कैसे सरवाइव कर सकें, और आपको इतना फिट बनाना कि आप इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकें। तो वो होता है एजुकेशन का रोल, जो कि मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया। बाकी ऑफिशियल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, नेट पे भी आपको बहुत डेफिनेशंस मिल ही जाएंगी, बट ये है मेन इस चीज़ का रोल। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ दी हुई हैं, तो आपको इन 3 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? फ़ियर ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, फ़ियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, फ़ियर ऑफ इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आंसर है थर्ड वाला, फ़ियर ऑफ इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये जो कि है तो बढ़ता ही जा रहा है और ज़्यादा, जैसे-जैसे मतलब लिटरेसी रेट बढ़ रही है, वैसे-वैसे ये चीज़ भी बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, मतलब अगर लिटरेसी रेट ना इस चीज़ के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करती कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। हम एग्जांपल केरला का ले सकते हैं, हम एग्जांपल ओसामा बिन लादेन का ले सकते हैं, जो कि एक इंजीनियर था और उसने क्या-क्या करा था सभी लोग जानते हैं। तो अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ डिफाइनेटनेस ऑफ कंडक्ट। तो कंडक्ट का पहले हम मतलब जान लेते हैं। कंडक्ट का मतलब होता है कि आपका एक तरह से कह लीजिए बिहेवियर या एक्ट। तो कंडक्ट के अंदर जैसे कि ये सारे बिहेवियर आते हैं, आपके सारे एक्शन जैसे कि हो गए कि आप कैसे अपना काम को मैनेज करते हैं, कैसे आप और लोगों से बात करते हैं, आप डिसीजन कैसे लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि गुड कंडक्ट, तो गुड कंडक्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन रिस्पेक्टफुल है, एथिकल है, इस तरह से रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसे कहेंगे गुड कंडक्ट। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमें बस ये बताया हुआ है कि जो और सब चीज़ें होती है ना, जैसे कि ट्रीज हो गए, एनिमल हो गए, तो इन लोगों का ना उन कंडक्ट जो होता है वो डिसाइड होता है उनकी जैसे कि ट्रीज का होता है सीड पर, एनिमल्स का होता है ब्रीड पर, और ह्यूमंस का उनके एजुकेशन संस्कार पर या फिर उनकी नॉलेज पर, कि सामने वाले की वर्थ क्या है। तो उस तरह से ये चीज़ डिसाइड होती है हमारे कंडक्ट के ऊपर। और यहाँ पर जो शब्द है ये एजुकेशन संस्कार, अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार, और यहाँ से तो मैंडेटरी है, एक ना एक क्वेश्चन फंसता ही है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार या एजुकेशन संस्कार से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो मैंने पास में इमेजेस लगा रखी है ना, आपको वो सिलेबस के अंदर है नहीं, बट स्टिल मैंने लगा रखी है क्योंकि एजुकेशन संस्कार के अंदर ये 3 संस्कार होते हैं। सो व्हाट्स द रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी हुई है। अब मैं आपको बस इसका मतलब समझाता हूँ। पहली बात तो संस्कार का मतलब होता है वैल्यूज। तो हमारे से कोई क्वेश्चन ये पूछा है कि एजुकेशन एंड वैल्यूज का हमारी लाइफ में क्या रोल है, सीधी बात ये पूछी है। आपका प्रॉपर बिहेव टू रिएक्ट पॉजिटिवली, टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, मेक वाइज डिसीजन, इंटरेक्ट पॉजिटिवली, इस तरह से करके आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि इसका ये रोल होता है आपकी लाइफ। So is there any need of education संस्कार? Who is responsible to make it available? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एक ही साथ करके पूछ लिए गए हैं। तो आपको पहले तो मैंने जो बताया था अभी, to develop their skills, to live a good life with proper behavior, interact positively, make wise decisions, act responsibly। तो इस तरह से करके आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। और बाकी आपको इसमें ये दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स में करके दिया हुआ है, और मैंने अपने हिसाब से आपको बताया। बाकी सारी चीज़ें आपको दी हुई है स्लाइड में ही सामने। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट अवेलेबल, तो यहाँ पे 3 हमें दिए हुए हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। तो पेरेंट्स जो कि हमारे सबसे फर्स्ट एजुकेटर होते हैं, वो आपको आपकी परवरिश करते हैं और मतलब
और वहीं से हमारा एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से कहें तो हमारा बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। फाउंडेशन वैल्यूज जो है वहीं से आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर टीचर्स जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट को, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उनको, मोरल प्रिंसिपल्स उनको बताते हैं, है ना। तो ये सारे प्रोफेशनलिज्म जो उनको बताते हैं। और जो सोसाइटी है वो एक एनवायरनमेंट करती है, बनाती है ऐसा कि जो आपका ये बिहेवियर है, जो अच्छा बिहेवियर है, ये कंटिन्यू रहे। इस चीज के लिए एक अच्छी सोसाइटी आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाती है। इन तीनों में से मतलब कोई सी भी चीज अगर सही नहीं होती है तो आपका एजुकेशन संस्कार जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, आपको आपके बिहेवियर में आपको प्रॉब्लम आती है, एक तरह से ये कहें तो अब हमसे एक सवाल पूछा है इसमें कि क्या हम इसको इंश्योर कर पा रहे हैं, क्या हम इस चीज़ को कंफर्म कर पा रहे हैं कि एजुकेशन संस्कार जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो हम इस चीज़ का कैसे बताएंगे कि हम तीनों स्टेक होल्डर्स जो कि हैं इसके एजुकेशन संस्कार के, उन तीनों का कमिटमेंट होना चाहिए, पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी का। और इस चीज़ को आसान वे में मैं समझा सकता हूँ। जैसे कि कई बार होता है कि हम अपने स्कूल्स में देखते हैं जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों पे जो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, उनके बच्चे किस तरीके से बिगड़ते हैं। कई बार होता है एक टीचर जो कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, उस टीचर के सब्जेक्ट में ही बच्चे बस बिगड़ते हैं। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार कि आपको एक कोई ऐसा टीचर मिला होगा ज़रूर से, जिसने आपके सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो आपका वो सब्जेक्ट पूरी तरह से बिगड़ गया होगा, या आपको टीचर के पढ़ाने का तरीका ही आपको समझ में नहीं आया। और एक चीज़ होती है सोसाइटी। तो सोसाइटी वाला जो फैक्टर है वो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जा रहा है, जो बेकार इन्फ्लुएंस हो रहा है। और जो छपरीगिरी, छपरी स्वैग जो है हमारे यहाँ पे जो चल रहा है, वो एक सोसाइटी का पैरामीटर है जिसके कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है इतना बेकार। तो अगर इन तीनों का अच्छे से प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है एथिकल एजुकेशन का हो, और इसका असेसमेंट भी होना चाहिए कंटिन्यूस, के आपको लोगों को पता लगा सकें इस चीज़ का कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या एजुकेशन संस्कार सही रास्ते पे जा रहा है। अब एजुकेशन संस्कार जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है ना। जो हम रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम जिस तरीके से हम प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उसमें फोर्थ वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट, जिसको हमने अभी आगे डिस्कस करा कि हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे उसके बारे में। तो हमने फोर्थ वाला पॉइंट जो है अभी डिस्कस करा है, और उसके ऊपर अब फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं वो मोरल प्रिंसिपल्स को ग्रास्प करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि किस एक्शन के लिए हमें कौन सा राइट एक्शन है, और मोरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जा रहा है जो एक्शन, हमें वो एक्शन को लेना है। तो हम मोरल प्रिंसिपल्स को अपने आगे रखते हुए एक्शन लें, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। फिर रिलेशनल स्किल्स, कि हम अच्छे से एक हेल्दी रिलेशन जो है और सभी लोगों के साथ बना पाएँ। हमारी कैपेसिटी हो कि हम हेल्दी रिलेशन बना पाएँ, हम टॉक्सिक रिलेशंस ना बनाएँ लोगों से, हम लोगों से अच्छे से बात कर पाएँ, उसकी रिस्पेक्टफुली बात कर पाएँ, उस चीज़ की रिलेशनल स्किल्स। फिर फिज़िकल नीड्स एंड मैनेजमेंट। तो फिज़िकल नीड्स वही जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सबकी एबिलिटी हो हमारे पास कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, और रिसोर्सेज है जो उनको सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ, उस चीज़ का हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, वो चीज़। ये यहाँ पे मैंने जो आर्टिकल लिखा है, ये न्यूज़पेपर का एक कटिंग है। ये एक्चुअली बहुत पुराना है, बट यहाँ पे हम जो देख सकते हैं डाटा, कि ईयर 1947 में 12% थी लिटरेसी रेट। उस टाइम मोरल वैल्यूज़ थी, हमारी जो वैल्यूज़ थी वो ज़्यादा थी, भले ही से लिटरेसी रेट कम थी, लेकिन लिटरेसी रेट बढ़ चुकी है अब। स्टिल हमारी वैल्यूज़ गिरती जा रही हैं, टाइम के साथ साथ गिरती जा रही हैं, कल्चर हमारा खोता जा रहा है। लेकिन हम जैसा देख सकते हैं आजकल एजुकेशन रिफॉर्म्स भी काफ़ी लाए गए हैं। बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लाया गया है और इम्प्लीमेंट भी किया गया है, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक गंवार स्वैग है। क्या गंवार स्वैग? तो गंवार स्वैग के कारण काफ़ी सारे लोग उसमें ही हमारे जो देश का नाम है जो खराब करते रहते हैं। वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे। अभी इधर मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे एक डाटा रिप्रेजेंट करा है। ये कोर्स से रिलेटेड चीज़ है नहीं, और ना कि इतना कुछ है, बट मैंने एक एग्जांपल लिया है केरला का, और इसको आप खुद रीड कर सकते हैं अगर टाइम हो तो। टाइम ना हो तो जस्ट स्किप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज स्टेट ऑफ बीइंग एंड व्हाट इज डिज़ायर। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं, मैं कहता हूँ हर बार ही इसमें आ जाता है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, और ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ समझ में आती नहीं है। अब जो है स्टेट ऑफ बीइंग होता है ना, उसको इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। मैंने इसमें यहाँ पे डेफिनेशन भी काफ़ी इजी करके लिखी हुई है, जो
फालतू में कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन इसकी नहीं लिखी हुई है। जिस तरह से हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं कि कोई इंसान खुश है, तो खुश है तो उसका गोल नहीं है, ये कोई गोल नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब कि अभी वो कैसा फील कर रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग जो होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। और अब जो यहाँ पे अगली चीज़ है वो है डिज़ायर। तो डिज़ायर वही चीज़ होती है जिसकी हमने खुली आंखों से सपने देखे हों, इस तरह से समझ लो, है ना। एक सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से मैं कह सकता हूँ, जिस चीज़ के लिए हमें सपना देखा हो, जिस चीज़ के लिए हमने इच्छा हो काफ़ी, जिस चीज़ के लिए हमारा मोटिवेशन हो, तो जो हमारी एस्पिरेशंस को शेप देता है वो होता है डिज़ायर। तो इसमें डिफरेंसेस भी पूछेंगे और इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख के आनी पड़ेगी। और डिज़ायर और स्टेट ऑफ बीइंग दोनों, ये दोनों कैसे लिंक्ड हैं, और फिर उसके बाद फिर एफर्ट। अब ये तीन चीज़ यहाँ पे दी है, स्टेट ऑफ बीइंग, डिज़ायर और एफर्ट। इन तीनों की मैंने आपको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में बता दिया, ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, मरीम वेबस्टर डिक्शनरी में बता दिया है। तो आप तीनों की एक बार पढ़ लो और वहाँ पे आपको जौन सी डेफिनेशन सही लगे आप उस हिसाब से लिख लेना। एफर्ट, डिज़ायर और स्टेट ऑफ बीइंग। अब हम इन तीनों का रिलेशन देखेंगे आगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। अब जो है आपको एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर दिख रहा है एक, कि स्टेट ऑफ बीइंग, डिज़ायर और एफर्ट का। लेकिन अब आपको इसमें इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, आप तीनों को रीड करो पहले, खुद से रीड करो आप, फिर आप कंबाइंड एग्जाम्पल एक बार रीड करके देखो, तो आपको तीनों चीज़ का अच्छे समझ में आएगा कि तीनों कैसे रिलेटेड है। और आपको एग्जाम्पल लेना ही लेना है, एग्जाम्पल के साथ ही लिखना है। एग्जाम में आप लिखोगे तो एग्जाम्पल के साथ ही आपको लिख के एक्सप्लेन करना है, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आप अगर एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हो तो। एग्जाम्पल आप खुद से रीड करिए, दोनों कंबाइंड एग्जाम्पल और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इंडिविजुअल एग्जाम्पल। फिर अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग और डिज़ायर में, और डिज़ायर और वर्ड में। सीधा सीधा डिफरेंस है कि आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है वो करंट सिचुएशन ऑफ फीलिंग पे होता है, और डिज़ायर आपका फ्यूचर गोल होता है। एक चीज़ प्रेजेंट में, एक चीज़ फ्यूचर में। और जो डिज़ायर होता है और एफर्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस है कि फ्यूचर का होता है डिज़ायर तो, लेकिन जो एफर्ट होता है वो आपको एक्शन लेना होता है, उसके लिए एक्शन टेकन टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल। तो बिना एफर्ट के आप डिज़ायर गोल तक नहीं पहुंचोगे। जो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है वो प्रेजेंट है, जो हमारा डिज़ायर है वो फ्यूचर है, और जो हमारा एफर्ट है वो प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कैसे करेंगे उस एफर्ट के थ्रू करेंगे। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अब इधर से जो हमारे टॉपिक हैं उनमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इनको स्क्रीन पे पढ़ लीजिए अगर टाइम है तो, और जल्दी में देख रहे हैं तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट इन चीज़ों पर नहीं करने वाले हैं। हम आगे सीधे मेन टॉपिक पर पढ़ते हैं। जो ये आपको ये स्लाइड यहाँ पर दी हुई है, जिसमें सिर्फ बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें कोई डायग्राम नहीं है, उसका सीधा सीधा मतलब है इसमें आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर जो लाइन लिखी है उसे पढ़ो, नीचे जो लाइन लिखी है उसे पढ़ो। सीधा क्या लिखा है इसमें कि ह्यूमन बींग्स है, उसको फिजिकल फैसिलिटी भी चाहिए और रिलेशनशिप भी चाहिए, दोनों चीज़ उसके लिए नेसेसरी है। लेकिन जो एनिमल्स है उसके लिए सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है, और उसके लिए और दूसरी जो रिलेशन है, एक स्टेबल रिलेशन है, वो उसके लिए उतना नेसेसरी नहीं है, उसकी प्रायोरिटी में उतना नहीं है। अब फिजिकल फैसिलिटी के अलावा भी हमें ये दो चीज़ और चाहिए। हमने दो चीज़ों में इनको क्लासिफाइड किया, एक तो फीलिंग इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग और राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड नॉलेज। अब ये दो चीज़ हमें और चाहिए रहेंगी जो कि फिजिकल नीड्स के साथ हमारी एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमें रिक्वायर्ड रहेंगी। यहाँ पर इसी बात को प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, इसी बात को प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप अपने खुद से सवाल पूछिए क्या आपको सही लगता है इस तरह से रहना, और उनका आंसर दे लीजिए। सबके हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं आंसर। तो अपन आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास करे। अब यहाँ पे हम लोगों को समझाया हुआ है कि राइट अंडरस्टैंडिंग, अब इन सब सिनेरियो में राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे टेक प्लेस करती है। ये राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब दो जने जो हैं जिसके साथ भी आप रिलेशन में हैं, अगर आपके और उनके बीच में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी लड़ाई होनी ही होनी है, इस तरह से रहता है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो रिलेशन स्टेबल नहीं होगा, और अनस्टेबल रिलेशन हम ह्यूमंस को चाहिए नहीं, हमें चाहिए स्टेबल रिलेशन। तो हम यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग को सबसे ऊपर रख देंगे, फिर रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, फिजिकल फैसिलिटी विथ रेस्ट ऑफ नेचर। और अब हमारा डायग्राम यहाँ पे तीन जो मेन फैक्टर्स हैं इसके, वो तीन मेन फैक्टर्स और दो साइड फैक्टर्स भी इसके आ चुके हैं। तो अब हम इन डायग्राम को पूरा कर देते हैं यहाँ पे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, फिजिकल फैसिलिटी विथ रेस्ट ऑफ नेचर। अब ये एक साइड में जो आपको आएगा वो एक साइड में क्या देगा, हैप्पीनेस देगा, और एक साइड में देगा
म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी जो आपको फिजिकल नीड्स पूरी होने की वजह से मिल रही है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें अगर फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर, और बाकी जो चीज़ जो है हम हटा दें, तो क्या होगा? हम खुद भी दुखी रहेंगे और लोगों को भी दुखी करेंगे, और खुद डिप्राइव रहेंगे और लोगों को भी डिप्राइव करेंगे, है ना? एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम देख सकते हैं, और बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो लोग लैकिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटी में हैं, वो भी अनहैप्पी हैं, और जो उनके पास फिजिकल फैसिलिटी है वो भी अनहैप्पी हैं। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि उनने 2 फैक्टर्स को हटा दिया है वहाँ से। तो हमारा इसमें मेन गोल क्या है कि हमें फिजिकल फैसिलिटी भी चाहिए और प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। हमें दोनों चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे नीचे चेक विद इन योरसेल्फ वाले क्वेश्चन हैं। आपको आंसर इसको करना है करें, नहीं करना है ना करें। अभी आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक पर। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी के साथ जी रहे हो, तो आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से नहीं, एनिमल कॉन्शियसनेस से जी रहे हो। तो जो हमने पिछला अभी डायग्राम देखा था, हमने उसमें कोने में एक ब्लू वाला जो ह्यूमन का था और एक रेड वाला एनिमल का था। अब हम सिर्फ इसमें एनिमल कॉन्शियसनेस लिख देंगे, ये इस तरीके से सर्कल करके। और अब ये डायग्राम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। एनिमल कॉन्शियसनेस इंडेफिनाइट कंडक्ट। तो इस तरीके से अगर आपको आए तो आप डायग्राम बना सकते हैं। तो जो हम लोग हैं, वो 3 एस्पेक्ट पे जीते हैं: राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल फैसिलिटी। ये जो है ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, और जो पिछली वाली आपने देखी थी वो एनिमल कॉन्शियसनेस है। हमने इन दोनों को डिफाइन करा हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके जो करना है हमको, एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ। तो जो एजुकेशन संस्कार होता है ना, उसका जो हमने इतनी देर तक पढ़ा अभी एजुकेशन संस्कार, उसका यही रोल है कि आपको जो एनिमल कॉन्शियसनेस है उससे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाया जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है उसका, है ना? अब हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं, है ना? छोटा सा टॉपिक है, और इतना ही हमारी स्लाइड से, इतना ही इस चैप्टर से आएगा। जो मेन टॉपिक है वो रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार के ऊपर आपको आएगा पूरा का पूरा। या फिर आपको ये हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी, इसके बीच में डिफरेंस और जो डिफरेंसेस वाले टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छी तरह से करके जाना है यहाँ पे। होना पड़ेगा। देखिए, मैं भी कहूंगा कि हाँ, एक सभ्य कल्चर बनना चाहिए, एक पूरी पीढ़ी आनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। पता नहीं उसके लिए 50 साल 60 साल और लग जाएंगे, 100 साल और लग जाएंगे। जब तक वो एजुकेटेड एक जनरेशन पैदा नहीं होती है जिसको ये एजुकेट किया जाए कि गवार स्वैग होना कूल नहीं है, पुलिस को स्टेप इन करना पड़ेगा, 2 रसीद के चाटे मारने पड़ेंगे, तब जाकर कुछ गवार स्वैगों में सेंस आएगा कि ये काम करना सही नहीं है। और एक और काम जो आपको करना है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप चूज करो किसको, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं किसको ना चूज करो। ये तुम्हारे एलविश है, तुम्हारे बिग बॉस हैं, तुम्हारे रोडीज हैं, ये जो गंवार स्वैग प्रो मैक्स हैं, जो ये बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बर्ताव सही है, औरतों को इस तरीके से ट्रीट करना सही है, रास्ते के बीच में नाचना सही है, अपने देश को इंटरनेशनली बदनाम करना सही है, इनको फॉलो करना बंद करो। चूज बेटर आइडल।